हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है एक मेहमान। अब बच्चों, एक मेहमान मेहमान तो हमारे अतिथि के समान होते हैं। ये एक एकांकी होने वाली है। जैसे एकांकी क्या होता है कि मंच पर कोई कहानी प्रस्तुत करना, तो कुछ इसमें पात्र होंगे, वो एक्ट करेंगे, छोटी सी कहानी होगी। तो देखते हैं इस कहानी में कैसे लोग अपने मेहमान को अतिथि देवो भव की तरह उनका सम्मान करते हैं, वो भी बिना जाने हुए। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मंच पर प्रस्तुत होती है। तो पात्र का परिचय लेंगे, फिर उसका जो प्रस्तुति है उसको देखेंगे। यहाँ कहानी में क्या स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है वो क्या होने वाली है, पहले उसे देख लेते हैं। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात को में सोने की तैयारी कर रहे थे। मतलब एक छोटा सा किराए का मकान था, बहुत सारी असुविधाएं थी, गर्मी थी। तो क्या कर रहे हैं वहां पर लोग, रात में अपने सोने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब गर्मी में है तो वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। ऐसे लोग आप भी सोचो, अगर आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन इन यहाँ पर चैप्टर में स्टोरी में क्या हुआ उसको हम आगे पढ़ते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उन्होंने क्या किया कि हम आपके मेहमान हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जानता था। ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। पर जब हमारे क्या है संस्कृति में कि अतिथि देवो भव, उसको देखते हुए संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चरित्र उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। अब मेहमान आ गए, उनकी खातिरदारी करेंगे। तो परिवार था आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय, तो वो बहुत ही परेशानी से जूझता है। जैसे मेहमान आ जाते हैं तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे, ये जीवन चरित्र है, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है नए मेहमान एकांकी में। तो सबसे पहले पात्र परिचय देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र इसमें अभिनय करने वाले हैं। सबसे पहले है विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन है? गृहपति, मतलब घर के मुखिया। आगे है नन्नेमल और बाबूलाल, ये दोनों अतिथि बनकर आए थे। दो अतिथि के बारे में बताया था, दो अतिथि आए थे। आगे है प्रमोद, किरण, ये विश्वनाथ के बच्चे हैं। दोनों विश्वनाथ जो गृहपति हैं उनके बच्चे। आगंतुक, आगंतुक रेवती का भाई। अब रेवती कौन है यहाँ पर? रेवती है विश्वनाथ की पत्नी, मतलब रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। ये प्रमोद, किरण इन दोनों के बच्चे हैं। और आगंतुक क्या है? रेवती का भाई है। स्थान कहां पर है? स्थान दिखाया गया है भारत का कोई बहुत बड़ा नगर है, भारत का बड़ा नगर है। तो आइए देखते हैं क्या कहानी चलेगी। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, गर्मी चल रही है और रात के 8 बज रही हैं। कमरे के पूर्व की ओर दो दरवाजे हैं, पूर्व की साइड दो दरवाजे हैं। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए है। पश्चिम का द्वार भीतर भीतर खुला है। पूरब है, पश्चिम, दक्षिण, इतने सारे तीनों तरफ तो द्वार ही हो गए। उत्तर की ओर एक मेज है, वहां कोई द्वार नहीं है, वहां मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया भी गया होगा चित्र में कि किस तरीके से पूरा वर्णन किया गया है कि एक तरफ दो दरवाजे हैं, एक तरफ एक दरवाजा है, पूर्व की ओर दो दरवाजे हैं, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए है, पश्चिम में भी द्वार है जो अंदर घर के अंदर खुलता है, और उत्तर की ओर एक मेज रखी है जिस पर कुछ किताबें और अखबार है। पास ही दो कुर्सियां। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है, जो पश्चिम द्वार बताया था जो भीतर की तरफ खुलता है उसके पास एक पलंग बिछा हुआ है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है। मेज पर एक पंखा रखा है, ये रहा जो मेज बताई है, उस पर एक पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। पुराना है तो खराब हो चुका होगा, मतलब कम धीरे धीरे चल रहा है। कमरा बेहद गर्म है क्योंकि गर्मी का मौसम है। मकान एक साधारण गृहस्थ क्या का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है, जो यहाँ पर सोता हुआ दिखाया है। अब इसका नाम जो दो बच्चे दिखाए हैं उसमें से ये एक होगा।
पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, ये पंखा इस बच्चे की तरफ ही हवा दे रहा है, फिर भी वह पसीने से तर है। अब देखो इतनी गर्मी है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, तो फिर भी उसको पसीने आ रहे हैं, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। मतलब बेचैनी से वो बार बार उठ रहा है, फिर नींद आ रही है तो वो सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कुर्ता धोती पहने प्रवेश कर रहा है, कमरे के अंदर आ रहा है, पसीने से उसके कपड़े तर हैं, कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है। अंदर आके वो कुर्ता उतार देता है क्योंकि पसीने से तर है, और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। अपनी हवा नहीं करता, फिर भी वो अपने बच्चे की हवा करता है, क्योंकि माता पिता पहले बच्चे के बारे में सोचते हैं। उसका नाम विश्वनाथ है। वो आदमी जो अंदर आया था वो विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग है, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। मतलब जैसे बहुत ही गंभीर आदमी, हंसी मजाक नहीं, गंभीरता से अंदर आया। विश्वनाथ क्या कहता है, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इस बंद कमरों मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी, मतलब इतना गर्म है कि जैसे भट्टी तपती है। वो कहता है कि ये मकान है कि भट्टी जो इतना तप रहे हैं। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, जो अंदर की तरफ दरवाजा खुल रहा था वहां से एक स्त्री आती है, वो होती है रेवती। आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है, अपना सिर दबाती हुई ऐसा कहती है कि बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। विश्वनाथ कहते हैं, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूं, फिर भी होठ सूख रहे हैं। जैसे गर्मी में बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो पानी ही पीते रहते हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा हो तो क्या होगा, ठंडा तो क्या होगा, मतलब 1 गिलास सादा ही पिला दो कि हमारे घर पर ठंडा तो क्या ही पानी होगा। रेवती कहती है, गर्म है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता, आंगन में घड़ा रख रखा था, इतनी गर्मी की थी, घड़े में भी ठंडा पानी नहीं हो रहा था, हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। उस पर विश्वनाथ कहते हैं, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं। मतलब 2 साल से वो नया मकान ढूंढ रहे थे लेकिन कोई मिलता ही नहीं। पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती कहती है, बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए। मतलब वो कहता था कि ठंडा पानी चाहिए तो बर्फ ही लेते आते। फिर खुद से ही कहती, कौन कब तक बर्फ पिए। विश्वनाथ, बर्फ बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। जब ठंडा पानी पीते हैं तो प्यास बुझती नहीं है और ज्यादा तेज लगने लगती है। वो पंखा कर लो, लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। मतलब वो पूछता है बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती, रहने दो, तुम ही करो, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी तो नहीं आती। मतलब इतनी छोटी छत है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती, एक खाट पर दो दो तीन तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ कहता है, यह एक पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देता। उनके बराबर में उनका एक पड़ोसी होगा जो वहां पर खाट भी नहीं बिछाने देता, जबकि वो बच्चे गर्मी में एक ही खाट पर पड़े रहते हैं। रेवती कहती है, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। पड़ोसी के लिए कहती है, उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है। तो मतलब उस खाट डालने के लिए कहती है, तो क्या छत हमने तुम्हारे लिए बनवाई है, ऐसा कह देती है। नकद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिलती है ना। बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। मतलब वो कहती है कि जब हम नगद 50 रुपए देते हैं तब खाटों के लिए जगह मिलती है, मैं अपनी यहाँ पर खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। वो कहती है कि जब वो किसी को सोता देखते हैं तो उनको नींद नहीं आती। इस पर विश्वनाथ कहते हैं, पर बच्चों को सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूं। वो कहता है, मैं कह दूं। फिर रेवती कहती है, क्या फायदा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी। मतलब उसकी पत्नी नहीं मानेगी लाला की। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी, कि बच्चा जाके अकेला उसकी छत पर सोए, मुझे ये भी पसंद नहीं आएगा। विश्वनाथ कहता है, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा, कमरे में इतनी गर्मी है कि यहाँ तो सोया भी नहीं जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। मतलब हमारे लिए ही जगह नहीं है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे हम कहाँ सुलाएंगे।
रेवती कहती है ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ कैसे रोटी बनाती हूँ। अगर कोई मेहमान आएगा तो उसे खाना पीना खिलाना पड़ेगा, उसके लिए सोने की जगह करनी पड़ेगी, तो खाना कौन बनाएगी? रेवती। और रेवती का तो जब खाना सीखेगी तो और गर्मी लगेगी, तो वो कहती है कि मैं तो 15 दिन से वैसे ही परेशान हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। जिनके पास इतना पैसा होता है तो यहाँ पर गर्मी होती है तो सारे लोग वहां के पहाड़ों पर रहने चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। मतलब अमीर लोग ही जाते होंगे क्योंकि उनके पास ही पैसा होता है, गरीब लोग तो फिर भी यही मरेंगे। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है, उस बच्चे की हवा और तेज करने लगता है। विश्वनाथ, इस सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती कहती है बड़ों का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीकर, उससे उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। रेवती कहती है भगवान ने रक्षा की, न देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। मतलब वहां वो बता रही है कि इतनी गर्मी है, इतनी बीमारी फैल रही है कि सामने वाली लड़की मर गई। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। इतनी गर्मी है, तुम छुट्टी ले लो, और नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। ये पानी लेकर आ रही है, लड़का यहाँ सो रहा है, जो पंखा पीछे चल रहा है ये हाथ से हवा कर रहा है। विश्वनाथ इस पर कहता है छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। वो कहती है बच्चे को, वो कहता है बच्चे को ले जाकर तुम ऊपर सो जाओ, मैं यहीं पर आंगन में सो जाऊंगा। इस पर रेवती कहती है यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ कहता है यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। वो कहता है कि तुम जाओ और रेवती कहती है कि नहीं आप जाओगे। रेवती इस पर कहती है तुम तो व्यर्थ ही जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है, जाओ मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। वो कहती है कि मुझे तो घर पर ही रहना है, तो मैं तो ऐसे भी पड़ी रहूंगी, तुम जाओ, तुम्हें सुबह काम पर जाना है। इस पर विश्वनाथ कहते हैं नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, तुम जाओ। विश्वनाथ कहता है तुम, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। मतलब रेवती ने माना नहीं, विश्वनाथ को ही ऊपर जाना पड़ा। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, अब कौन आएगा देखते हैं। रेवती, कौन होगा? विश्वनाथ, ना जाने, देखता हूँ। रेवती कहती है हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। मतलब वो सोचती है कि इस टाइम कौन आएगा हमारे घर। तो बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है, दो व्यक्तियों के साथ अंदर विश्वनाथ आता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। जो आए हुए लोग थे मेहमान, विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां, बड़े ही अवस्था 35 और छोटे, बड़े की अवस्था 35 साल की और छोटे की 24 है। बड़े की मूछे मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलबट है। छोटे की अधकटी मूछे, लंबा मुख, दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल है। ये दोनों मेहमान आ चुके हैं उनके घर। इस हबड़ दबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतरकर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। वो देखते हैं बच्चे की कौन आ गया हमारे घर। विश्वनाथ कहता है बड़े बालक से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से,
आप इधर खाट पर आ जाइए। एक से एक के लिए कहता है कुर्सी और दूसरे से कहता है खाट पर बैठ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करती है किंतु पंखा वैसे ही चलता है, मतलब उसी उसी अपनी स्पीड में पंखा चल रहा होता है। नन्हेमल कहते हैं पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। अब पर इस पर विश्वनाथ जी कहते हैं जी आप लोग, मतलब आप लोग कौन है, वो ये पूछना चाहते हैं कौन है। बाबूलाल कहते हैं चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो। बाबूलाल कहता है अपने चाचा से, नन्हेमल से, मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसे चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। मतलब इतनी धोती पसीनों में हो गई कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कितनी पुरानी हो गई हो। ये दोनों मेहमान यहाँ पर दिखाए गए हैं। नन्हेमल कहते हैं मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है, मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्था मल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूख रहा है, मतलब वो दोनों आपस में ही बात करते रहे। फिर पंडित जी गला सूख रहा है कहते हैं स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल कहते हैं मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। मतलब उसे इतनी गर्मी लग रही थी, वो कहता है कि 10 नहीं। बच्चों की ओर देखकर क्या नाम है तुम्हारा भाई, प्रमोद कहता है प्रमोद। उसमें किरण कहती है मेरा नाम किरण। बाबूलाल कहते हैं ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं विश्वनाथ से। विश्वनाथ कहते हैं देखो प्रमोद कहीं से बर्फ मिले तो लाओ, आप लोग, वो कहता है अपने बच्चे से कि कहीं से तुम्हें बर्फ मिले तो जाकर ले आओ। फिर से वो पूछता है कि आप लोग, अब आप लोग कह के ही चुप हो जाता है, उसको लगता है कि तेरे पर ही ये लोग बता देंगे कि हम कौन है। फिर नन्हेमल कहते हैं अपना लोटा कहाँ रखा है, थैले में ही है ना। बाबूलाल कहते हैं बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या। और और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। इस पर नन्हेमल कहते हैं देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ कहते हैं क्षमा कीजिए आप कहाँ से पधारे हैं। वो आप डायरेक्टली पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं। नन्हेमल कहता है अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। वो अपने मतलब पता बताता है कि तुम उनको जानते हो, जो लाला संपत राम है, वो गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों का आदमी खाक में मिल गया। बाबू यह लो मेरी बड़ी संदूक में रख दो। विश्वनाथ कहता है अब उसको संपत राम भी नहीं पता। वो कहता है कौन संपत राम। बाबूलाल कहता है अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा। मतलब आपस में भी बात करते रहते हैं और विश्वनाथ से भी। फिर वो कहते हैं लाओ ना चाचा, संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना। मतलब जो माल मसाला लाए हैं, क्या वो अंटी बोलते हैं, तो अंटी बोल रहे थे कि अंटी में रखा है ना। नन्हेमल कहते हैं नहीं जेब में है, बंडी की जेब में है। अब अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। मतलब अब जो सामान है हम घर में ही तो रखे हुए हैं, तो डर की क्या बात है कि कौन ले लेगा। विश्वनाथ कहता है फिर मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल कहते हैं संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह, मतलब आधी अधूरी ऐसे करते ना कि बात करते करते दूसरा सेंटेंस बोल देना, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह, फिर बाबूलाल कहते हैं हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है। वो पूछते हैं मकान क्या इतना ही बड़ा है या इससे बड़ा है। नन्हेमल इस पर कहते हैं देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। इस पर किरण कहती है विश्वनाथ से माँ पूछती है खाना, मतलब किरण विश्वनाथ से माँ कहती है कि खाना पूछ लो। नन्हेमल क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा पर तुम जानो खाना तो, मतलब आधी अधूरी बात करते हैं। फिर बाबूलाल कहता है बस एक साग और पूरी, मतलब मैं एक साग और पूरी ही खाऊंगा। नन्हेमल वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। इस पर बाबूलाल कहते हैं अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। वो कहते हैं कि आप कुछ भी बना लो,
इसमें मतलब हमने खाने की बात भी कर ली कि कुछ भी बना लो। नन्हे मन, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो हो गया, मतलब वो सुबह से भूखे थे। इस पर बाबूलाल कहता है नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। वो मतलब विश्वनाथ से पूछता है कि आपके यहाँ नहाने का प्रबंध तो होगा। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। इस पर नन्हेमल कहते हैं, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल कहते हैं उतना ही मैं पीऊंगा। दोनों गटगट पानी पीते हैं। किरण कहती है विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना, मतलब वो अपने पापा से पूछती है फिर खाना। विश्वनाथ के इशारे से कहता है कि अभी ठहर जा जरा। नन्हेमल कहते हैं पानी पीकर आहा, अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल कहते हैं पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल कहते हैं कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल शहर के हैं ना, मतलब सीधे लड़के हैं, प्रमोद के लिए कह रहे होते हैं। विश्वनाथ कहते हैं क्षमा कीजिए, मैंने आपको, फिर से वो कहना चाहते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं। दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। अब फिर इस पर विश्वनाथ कहते हैं आप कहाँ से आए हैं ये तो बता दीजिए, ऐसा पूछना चाहते हैं नन्हेमल। बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से, बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु, मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं बिजनौर में तो हमारा कोई नहीं है, मैं बिजनौर तो गया हूँ लेकिन, रुक जाते नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ बाबूलाल, मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ कहते हैं पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल कहते हैं तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर रेवती आती है। दोनों मेहमान जो आए हैं वो नहाने के लिए नीचे चले जाते हैं नल पर। रेवती पूछती है ये लोग कौन हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ न जाने कौन है। रेवती पूछ लो ना। विश्वनाथ क्या पूछ लो, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। इस पर विश्वनाथ कहते हैं क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है, वो नौकर रखता है वो भी नहीं टिकता। रेवती पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है इसलिए भाग जाता है, मतलब नौकर किस लिए भाग जाता है, पानी को तीसरी मंजिल तक चढ़ाना पड़ता है। और गर्मी क्या कम है, किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। वो अपने पति से कहती है और ये दोनों मेहमानों को ले जाता है। आगे कहते हैं विश्वनाथ क्या किया जाए। इस पर रेवती कहती है फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर ये हैं कौन कि अगर मैं खाना बनाऊं भी तो मुझे तो यही नहीं पता कि ये लोग कौन हैं। विश्वनाथ कहता है खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो जब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तुरक कर कहती है खाना तो खिलाना ही होगा, गुस्से में, मतलब ऐसे कहती है खाना तो बनाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं। विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है, अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहां नहीं रहता। मतलब अभी तक उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन है। इस पर विश्वनाथ कहता है बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती कहती है सोच लो शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ कहते हैं ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और मैं उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। इस पर रेवती कहती है बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले मतलब अपनी सोचूंगी फिर परमात्मा के बारे में, क्योंकि अतिथि को तो देव माना जाता है, जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं। विश्वनाथ कहते हैं क्या कहेंगे फिर, रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती कहती है बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा, 3-4 रुपए से कम का क्या इनका पेट भरेगा, पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल प्रवेश करता है, रेवती का दूसरी ओर से जाना, एक तरफ से रेवती चली जाती है, दूसरी ओर से बाबूलाल आते हैं। बाबूलाल कहता है तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, न जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। पंखा करता है। विश्वनाथ कहता है 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है, क्या बात है, कैसा झगड़ा है प्रमोद। प्रमोद कहता है आकर उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, मतलब जो मेहमान आए हैं दूसरी छत पर जाकर उन्होंने हाथ जो धो लिए तो पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था।
वो उनसे कहते हैं मतलब प्रमोद कहता है मैंने उन पड़ोसन आंटी से बोल दिया कि हम सब सुबह साफ कर देंगे, इनको पता नहीं था कि ये पड़ोस की छत है। विश्वनाथ जी कहते हैं तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो। प्रमोद कहता है मैं पानी पीने चला गया था, वहां उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, फिर पानी पिलाया और पंखा झलता रहा। अब इस पर आगे जाके विश्वनाथ जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल कहते हैं बाबूलाल कहता है लाया चाचा। फिर वो जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश होता है। पड़ोसी कहती है देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। मतलब पड़ोसी भी लड़ने आ जाता है। विश्वनाथ जी कहते हैं वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ कर दूंगा। पड़ोसी कहता है आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ जी कहते हैं अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। फिर इस पर पड़ोसी कहते हैं होगा तो क्या, होगा तो नहीं, रोज होगा। होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ जी कहते हैं मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी फिर बोलता है तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हैं तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ यह भी आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई मेहमानों को तो मैं बुलाता हूँ, खैर आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। इस पर पड़ोसी कहता है कहां तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं, मतलब वो गुस्से में चला जाता है कि बस क्षमा क्षमा ही मांगते रहते हो, फिर गलती कर देते हो। दोनों पूछते हैं मेहमान क्या बात है? विश्वनाथ कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दे। नन्हेमल कहते हैं सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ, भैया जरा सा पानी और पिला दो, उफ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब खाने में क्या देरदार है, बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ कहता है देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। इस पर नन्हेमल कहता है हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ कहते हैं जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। इस पर फिर आगे नन्हेमल कहते हैं तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपने आपको देखा भी है। बाबूलाल कहते हैं लाला भलामल भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। नन्हेमल अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। अब नन्हेमल कहते हैं हाँ सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल कहते हैं उनकी आटे की मील है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ पर उनका तो प्रेस है, मतलब कहते हैं आटे की मील तो नहीं है, उनका तो प्रेस है, मतलब वो जबरदस्ती कनेक्शन बना रहे थे और वो उनके रिश्तेदार थे ही नहीं। नन्हेमल कहते हैं प्रेस भी होगा, उनकी एक मील भी है, अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया पानी ले आए, लो चाचा पहले तुम पी लो। विश्वनाथ तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों सक पकाकर चिट्ठी चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। नन्हेमल कहते संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहां कृष्णा गली में वह रहते हैं। विश्वनाथ पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 है, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल कहते हैं 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो ये मालूम ही नहीं था, शायद बताया हो, याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ कहते हैं खींचकर जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल क्या नाम था चाचा? नन्हेमल नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूं। बाबूलाल अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल हाँ साहब कविराज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल कहते हैं चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता लगेगा कि हम भी, मतलब वो बताना चाहते कि हम भी बड़े लोग हैं, चोर थोड़ी हैं। विश्वनाथ कहता है अरे लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूं। दोनों चिल्लाकर तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो पता दिया था, उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए, पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चले। इस पर विश्वनाथ जी कहते हैं जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? नन्हेमल काम, क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल कहते हैं मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ।
अब इस पर प्रमोद कहता है उनका बेटा, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछलकर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, ठीक है साहब ठीक है, वही है, मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उस कविराज का घर? प्रमोद से कहते हैं कि कहाँ है उस कविराज का घर? विश्वनाथ कहते हैं, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हुआ हूं। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया, अच्छा साहब राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही कहते हैं उनको राम राम। अब रेवती कहती है, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। वो फिर से अपने सिर का ही गाना लेकर बैठ गई कि उसके सिर में दर्द रहा। नीचे से आवाज आती है नेपथ्य में, भले आदमी ना जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती कहती है, फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भाई है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक फिर से रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूं, क्या मेरा तीर नहीं मिला? इस पर विश्वनाथ कहते हैं, नहीं तो अब कब तार, क्या क्या मेरा तार नहीं मिला? तो कहते कब तार दिया था? आगंतुक कहता है, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा, ओ बड़ी परेशानी हुई। रेवती कहती है, मतलब अब रेवती का भाई आ चुका है आगंतुक, जो कि आने मतलब जो कि तार दिया था पर तार वहां पहुंचा नहीं। लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ, अरे प्रमोद जा जल्दी से बर्फ ले आ। मतलब अब उसके आ गया था भाई, तो अब पहले तो उसको मेहमानों से हो रही थी बहुत प्रॉब्लम की, कौन है, कैसे मैं कैसे काम करूंगी, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। जब उसका भाई आया तो एकदम ही वो खिलखिला उठी और बोला, कपड़े लो कपड़े उतार डालो, मैं पंखा करती हूँ, जा अपने बेटे से बोली जाके बर्फ ले आओ, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो, मतलब अब वो उसकी खातिरदारी करने लगे कि हलवाई की दुकान खुली हो तो हलवाई से सामान ले आना। अगर तो भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल में या धर्मशाला में रहना पड़ता, बड़ी गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। तो भाई कहता है कि बहुत गर्मी है, मुझे बाथरूम जाना है, मतलब वो पहली बार ही उनके घर आया था। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक कहता है, एक बार तो जी मैं आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो, मतलब मैं अगर रात में आऊंगा तो कष्ट होगा। इस पर रेवती क्या कहती है, ऐसा क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, हम तो, यह तो हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ, मतलब उसके लिए वो खाना बनाने के लिए भी तैयार हो गई। और उसने बोला कि अगर तुम आए हो तो मैं कष्ट क्यों होगा, मतलब अपने भाई से उसको कष्ट नहीं हो रहा था, पर जो दूसरे मेहमान थे उनसे हो रहा था। अगंतुक कहता है, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ, मतलब वो मना भी कर रहा था तो भी रेवती उनके लिए खाना बनाने के लिए कह रही थी। आगंतुक, कितनी गर्मी में, रहने दो ना। विश्वनाथ कहते, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से, कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे भूखे नहीं सो सकते। वो कहती है कि, वो पूछता है कि कहीं अब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, अभी तक तो सिर में दर्द हो रहा था, अभी तक तो बहुत परेशानी हो रही थी मेहमानों से। तो वो कहती है, नहीं मैं तो खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर दिखाया गया कि जो अनजान मेहमान थे उनके लिए उसको कितनी परेशानी हो रही थी, और अपना भाई अपना मेहमान आया तो उससे वो कितनी भी परेशानी में कुछ भी करने को तैयार हो गई। यवनिका, मतलब पर्दा गिर जाता है। ये कहानी लिखी है, ये एकांकी लिखी है उदय शंकर भट्ट ने। आइए लेखक से परिचय करते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। अभी आपने जो एकांकी पढ़ी उसके लेखक है उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। परिवार में साहित्यिक वातावरण था, इसलिए इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। इन्होंने रेडियो से लेकर अनेक नाटक लिखे, साथ ही नाटकों तथा फिल्मों में अभिनय भी किया है। इन्होंने कविता और उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन नाटक व एकांकी के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है। बहुत सारी चीज लिखी है, लेकिन नाटक और एकांकी में इन्हें बहुत, मतलब ये फेमस हुए हैं। इनका लोक परलोक उपन्यास और पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह बहुत ही चर्चित रहा है। तो यहाँ पर ये एकांकी होती है कंप्लीट। तो बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।